हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर के कठुआ से सबसे बड़ी खबर, जहां पर अपने 3 जवान हुए हैं शहीद। दोस्तों 3 आतंकी को भी मार गिराया गया है, लेकिन 3 जवान अपने शहीद हो गए हैं। तीनों जवानों के पेट में लगी है गोली, साथ में घायल डीएसपी को एयरलिफ्ट किया गया है। दोस्तों अभी की सबसे बड़ी खबर बताएंगे जम्मू कश्मीर से। इसी बीच बताएंगे रशिया यूक्रेन युद्ध पर भारत के रुख की गई है तारीफ। रशिया ने बताया कसौटी पर खरे उतरे हैं पीएम मोदी। जी हां, वहीं भारत आ रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। साथ ही साथ भारतीय राजदूत का इजराइल में होगा जोरदार स्वागत। सम्मान में दिखाई जाएगी द डिप्लोमेट फिल्म। क्यों किया जाएगा ऐसा बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में हिंदू धर्म के कोर्स पर भारी विवाद। भारतीय अमेरिकी छात्र ने जताई आपत्ति। बताएंगे क्या है पूरी बात। तो वही भारत से दूरी बनाकर मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान चाइना के सामने हाथ जोड़ने के बाद अब रशिया के सामने गिड़गिड़ाने लगे मोहम्मद यूनुस। बताएंगे रूस से कौन सी मदद मांगी है इन्होंने। तो वही मोदी आने वाले थे कराची और इमरान खान मोहाली जाने वाले थे। आखिर बाजवा की वो कौन सी स्कीम थी दोस्तों, जिसका अब जाकर के खुलासा किया है पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने। और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप की वजह से लगातार दूसरे दिन क्या महंगा हुआ गोल्ड या फिर गिरे हैं दाम। सबसे पहले आपको बताएंगे सारी जानकारियां विस्तार से, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि इन भारतीय जवानों के शहादत का बदला अब किसी भी कीमत पर मोदी गवर्नमेंट को लेना चाहिए। दोस्तों ठीक उसी का अंदाज में जवाब देना चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां पर जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच बड़ी मुठभेड़ में गुरुवार को 3 अपने जवान शहीद हो गए। जवानों ने 3 आतंकवादी भी मार गिराए। सुबह से जारी मुठभेड़ में डीएसपी धीरज सिंह समेत 5 सुरक्षा कर्मी घायल हुए थे। इनमें से 3 की इलाज के दौरान मौत हो गई। 3 शहीद जवानों के नाम तारिक अहमद, जसवंत सिंह, बलविंदर सिंह है। इन्हें जम्मू मेडिकल कॉलेज जेएमसी रेफर किया गया था। जम्मू कश्मीर के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी के इन जवानों को पेट में गोली लगी थी। एनकाउंटर राजबाग के घड़ी जुठाना इलाके के जखोले गांव के पास चल रहा है। यहाँ करीब 9 आतंकवादियों के छिपे होने की अभी भी आशंका है। एसओजी, सेना, बीएसएफ और सीआरपीएफ की ज्वाइंट टीम ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की धरपकड़ के लिए थर्मल इमेजिंग ड्रोन, हेलीकॉप्टर, बुलेट प्रूफ वाहन और खोजी कुत्तों की मदद से बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इससे पहले आपको याद होगा दोस्तों 23 मार्च को कठुआ के हीरानगर सेक्टर में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के एक ग्रुप को घेर लिया था। उस दिन आतंकवादियों ने एक बच्ची और उसके माता पिता को पकड़ लिया था। मौका मिलने पर तीनों आतंकियों के चंगुल से भाग निकले थे। उसी दिन से इन आतंकवादियों की तलाशी अभियान जारी थी, जिसने आज विशाल रूप ले लिया दोस्तों। और अपने जवान इसमें 3 शहीद हो गए, जो वाकई में बहुत बड़ी और दुखद खबर है हमारे देश के लिए। हमारे लिए जवानों के जान की कीमत 1000 आतंकवादियों के मरने से भी पूर्ति नहीं होगी। और ऐसे में 3 जवान शहीद हुए हैं। आप समझ सकते दोस्तों भारत को कितनी बड़ी क्षति पहुंची है। इस पर आपकी जो भी राय है दोस्तों, लेकिन इन तीनों जवानों को श्रद्धांजलि देना मत भूलिएगा और एक परिवार की तरह इनके परिवार को हिम्मत मिल सके इसकी कामना अवश्य कीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर रशिया यूक्रेन युद्ध पर भारत का रुख की रशिया ने की बड़ी तारीफ। बताया कसौटी पर खरे उतरे पीएम मोदी। दोस्तों रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव ने भारत की संतुलित यूक्रेन नीति की सराहना की और शांति वार्ता की वकालत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की। उन्होंने ये भी पुष्टि की है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन जल्द ही भारत की यात्रा पर जाएंगे, जिसके लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। वहीं लेवरोव ने रशिया और भारत एक नए द्विपक्षीय एजेंडे की ओर विकसित पर आयोजित सम्मेलन में वीडियो संदेश के जरिए कहा कि भारत ने हमेशा कूटनीतिक तरीकों से यूक्रेन संकट को हल करने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि रशिया भी इस रुख का समर्थन करता है और बातचीत के जरिए संघर्ष के मूल कारणों को दूर करके अस्थायी यानी परमानेंट शांति स्थापित करना चाहता है। तो इधर पीएम मोदी जी की तारीफ की गई और उधर पश्चिमी देशों पर भरोसे दिखाई दिए हैं लेवरोव। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की कोशिश की, जिससे रशिया की सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ। उन्होंने जोर दिया कि इस संघर्ष के मूल कारणों को हल करना जरूरी है ताकि यूरेशिया के यूरोपीय हिस्से में अस्थायी शांति सुनिश्चित की जा सके। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां पर भारतीय राजदूत का इजराइल में होगा जोरदार स्वागत। सम्मान में दिखाई जाएगी द डिप्लोमेट फिल्म। बता दें आखिर क्या है पूरी बात। इजराइल में भारत के नए राजदूत जेपी सिंह के स्वागत में वहां के विदेश मंत्रालय की तरफ से फिल्म द डिप्लोमेट दिखाई जाएगी। यह फिल्म एक वास्तविक घटना पर आधारित
आधारित है। फिल्म जेपी सिंह पर ही बनी है। ये पहल इजराइल में भारत के नए राजदूत का गर्मजोशी से स्वागत करने और दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्ते बनाने के लिए है। इजरायली विदेश मंत्रालय के सांस्कृतिक प्रभाग के प्रमुख नूरित तिनारी ने बताया है कि ये फिल्म भारतीय कूटनीति की ताकत का जश्न मनाती है। फिल्म की स्क्रीनिंग एक ऐतिहासिक घटना होगी। इजराइल इस स्क्रीनिंग की मेजबानी करने वाला पहला देश है। इससे भारत से हमारे रिश्ते और मजबूत होंगे। क्या दोस्तों आपको इस फिल्म की कहानी पता है? अवश्य लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में हिंदू धर्म के कोर्स पर विवाद। भारतीय अमेरिकी छात्र ने जताई आपत्ति। दरअसल ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में हिंदू धर्म के बारे में पढ़ाए जा रहे एक कोर्स को लेकर नया विवाद छिड़ गया है। एक भारतीय अमेरिकी छात्र और कार्यकर्ता बसंत भट्ट ने हिंदू फोबिया का आरोप लगाते हुए इस कोर्स को हिंदू विरोधी और भारत के राजनीतिक हालात को विकृत करने वाला बताया है। अमेरिकी वीवी की ओर से कहा गया है कि वो छात्र द्वारा जताई गई आपत्ति की समीक्षा कर रहा है। अमेरिका में एक बार फिर हिंदू फोबिया का मामला सामने आया है और ये इसलिए भी खास है क्योंकि एक दिन पहले ही अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग यानी USCIRF की रिपोर्ट आई थी। भारत ने रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया था, जिसमें यह कहा गया था कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव और हमले जारी हैं। ये पूरा विवाद लिव्ड हिंदू रिलीजन नामक कोर्स को लेकर है, जो प्रोफेसर अरोन माइकल उल्लेरी द्वारा ऑनलाइन पढ़ाया जाता है। भट्ट का आरोप है कि प्रोफेसर हिंदू धर्म को एक प्राचीन परंपरा के बजाय एक औपनिवेशिक निर्माण और राजनीतिक उपकरण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने पाठ्यक्रम की सामग्री का हवाला देते हुए कहा कि इसमें हिंदुत्व को हिंदू राष्ट्रवादियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक राजनीतिक साधन बताया गया है। कोर्स में पीएम मोदी जी के बारे में भी गलत टिप्पणियां की गई हैं। दोस्तों, भट्ट ने विश्वविद्यालय प्रशासन से शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन अब तक उनको संतोषजनक यानी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, सेटिस्फाइड जवाब नहीं मिला। इस मुद्दे पर हिंदू ऑन कैंपस नामक छात्र संगठन ने भी आपत्ति जताई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या आप इन भारतीय अमेरिकी छात्रों के साथ खड़े हैं? दोस्तों बताना मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर अब रशिया के सामने बांग्लादेश ने फैलाई मदद के लिए झोली। व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पहले कर ली सबसे बड़ी डील। दोस्तों, बांग्लादेश में पिछले साल हुए तख्ता पलट के बाद से लगातार हो रहे प्रदर्शन की वजह से वहां की अर्थव्यवस्था रेंग रही है। बांग्लादेश में लगातार मोहम्मद यूनुस सरकार के खिलाफ विरोध बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में गेहूं और अन्य सामानों की आपूर्ति के लिए बांग्लादेश ने रशिया से मदद मांगी है। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने गुरुवार को बताया है कि बांग्लादेश अब रशिया से अधिक गेहूं और फर्टिलाइजर आयात करेगा। चीन में आयोजित एशिया के लिए बोआओ फोरम सम्मेलन के दौरान मोहम्मद यूनुस ने रशिया के उप प्रधानमंत्री अलेक्सी ओवरचुक से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने बताया है कि बांग्लादेश रशिया से ऊर्जा के क्षेत्र में भी डील करने के लिए उत्सुक है। इस बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने आपसी हित के मुद्दे पर चर्चा की है। इस मीटिंग में रशिया के फंड से बांग्लादेश के रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संचालन, गेहूं और फर्टिलाइजर आयात करने समेत कई मुद्दों पर बात हुई। तो वहीं दोस्तों, म्यांमार में आतंक फैलाने की तैयारी कर रहे हैं बांग्लादेश के रोहिंग्या बनाई लड़ाकों की फौज। दरअसल बांग्लादेश के शिविरों में रहने वाले रोहिंग्या शरणार्थी अब तख्ता पलट करने और आतंक फैलाने की तैयारी कर रहे हैं। इन शरणार्थियों की नजर म्यांमार की सत्ता पर है, जहां से उन्हें 2017 में मारकर भगा दिया गया था। आतंक फैलाने के लिए रोहिंग्या के शरणार्थियों ने लड़ाकों का एक गैंग तैयार किया है। द इंडिपेंडेंट के मुताबिक रोहिंग्या शरणार्थियों के इस गैंग में 1000 लड़ाके हैं, जिनकी उम्र 18 साल से 25 साल के बीच है। गैंग के सभी सदस्यों को सख्त ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे म्यांमार की सेना के खिलाफ मजबूत बिगुल फूंका जा सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि रोहिंग्या के शरणार्थी बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में रहते हैं। यहाँ से रोज उन्हें नौजवानों को म्यांमार की सीमा पर लेकर जाया जाता है, जहाँ ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यहाँ पर रोहिंग्या के सभी लड़ाकों को पहले म्यांमार की क्रूरता के बारे में बताया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान इन लड़ाकों को पुराने अत्याचार से जुड़े कुछ वीडियोस दिखाए जाते हैं ताकि इनका खून खोल सके, और साथ ही साथ सभी से बदला लेने की कसम खिलाई जाती है। लड़ाकों को गोरिल्ला युद्ध लड़ने और निशाना लगाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा रोहिंग्या के इन लड़ाकों को मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग दी जाती है। रोहिंग्या के ये लड़ाके ट्रेनिंग खत्म होने तक जंगल में ही रहते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, बेमिसाल इत्तिहाद में दरारें, बांग्लादेश में यूनुस की हिली कुर्सी, क्या होने वाली है शेख हसीना जी की वापसी। बता दें, बांग्लादेश की मौजूदा सियासी सूरत हाल बेहद नाजुक है। देश में सैन्य शासन और इमरजेंसी लगाए जाने की अटकलें जोरों पर हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार के खिलाफ मुल्क के आवाम में बड़े पैमाने पर असंतोष, बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई है। इन सब के बीच देश में पूर्व पीएम शेख हसीना की वापसी की अफवाहों को भी बल मिला है। पिछले साल अगस्त में सत्ता और देश छोड़ने को मजबूर हुई शेख हसीना खुलकर बांग्लादेश
के हालात पर बोल रही है। उनकी पार्टी अवामी लीग भी जमीन पर एक्टिव होती दिखाई दे रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में चुनावों की सुगबुगाहट के बीच हसीना ने अवामी लीग के सपोर्टरों से एकजुट होने की अपील की है। वहीं कुछ अवामी लीडरों ने दावा किया है कि कुछ महीनों के भीतर पार्टी धमाकेदार वापसी कर सकती है, जबकि शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद जॉय यूएसए, अवामी लीग के नायब सदर रब्बी आलम और पार्टी के ज्वाइंट सेक्रेटरी एएफएम बहाउद्दीन नसीम समेत अवामी लीग के कई सीनियर लीडरों ने उम्मीद जताई है कि हसीना की बांग्लादेश में वापसी हो सकती है। हालांकि अवामी लीग की वापसी इतनी आसान से नहीं होने वाली, उसके रास्ते में आने वाली रुकावटों की लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है। दोस्तों, हाल ही में बीएनपी और जमात समेत प्रतिद्वंदी ग्रुप के साथ हिंसक झड़पों ने ढाका में अवामी लीग की रैली को नाकाम कर दिया। ऐसे में शेख हसीना की संभावित वापसी उनके मुखालिफों को फिर एकजुट कर सकती है, जो फिलहाल एक दूसरे से दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर कड़ी सुरक्षा में रवाना हुई जाफर एक्सप्रेस बलूचिस्तान हाईजैक के बाद ट्रेन सेवाएं हुई बहाल। दोस्तों, पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक के करीब 2 हफ्ते बाद जाफर एक्सप्रेस का परिचालन कड़ी सुरक्षा के बीच फिर से शुरू किया गया। गुरुवार को यह ट्रेन पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन से क्वेटा के लिए रवाना हुई। 280 यात्रियों वाली इस ट्रेन को संघीय मंत्री अमीर मकाम ने ट्रेन के यात्रियों को विदा किया। 28 लोग पेशावर से क्वेटा की यात्रा कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के पेशावर छावनी रेलवे स्टेशन पर नमाज भी अदा की गई। राष्ट्रीय ध्वज, रंगीन झंडों और गुब्बारों से सजी ये ट्रेन शुक्रवार को वापस लौटेगी। ट्रेन रवाना होने पर पेशावर कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन पर मंत्री मकाम ने कहा कि आतंकवादियों के मंसूबे सफल नहीं होंगे। उन्होंने जाफर एक्सप्रेस को फिर से शुरू करने को एक सकारात्मक कदम बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख दोनों राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने बताया पीटीआई हुकूमत की सबसे बड़ी गलती। कहा, मोदी आने वाले थे कराची और इमरान खान जाने वाले थे मोहाली, लेकिन हमने बाजवा की इस स्कीम को नकार दिया। इमरान खान ने नकार दिया, जिसने बड़ी गलती की। आखिर क्या है पूरी बात आपको बता दें। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार में मंत्री रहे फवाद चौधरी, जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते होंगे दोस्तों, उन्होंने बताया है कि उनकी सरकार ने कश्मीर मुद्दे को भारत के साथ सुलझाने को लेकर बड़ी गलती की थी। उन्होंने कहा कि उस वक्त के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने स्कीम बनाई थी, जिसे इमरान सरकार ने नहीं माना और पाकिस्तान को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा के यूट्यूब चैनल पर फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने यह गलती की है कि जनरल बाजवा की स्कीम नहीं मानी। उन्होंने कहा, मैं तो उसमें शामिल नहीं था, लेकिन मुझे पता है कि कैसे उसको खत्म किया गया। पर जनरल बाजवा की जो स्कीम थी वो बहुत विजनरी थी। मैं हमेशा जनरल बाजवा को इस बात के लिए एडमायर करता हूं कि उनका वर्ल्ड व्यू बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव था। मैं समझता हूं कि उस वक्त बहुत बड़ा मौका जाया हुआ, यानी खराब हुआ हिंदुस्तान के साथ कश्मीर की सेटलमेंट का। जब परवेज मुशर्रफ साहब आगरा गए, एक तो तब और यहाँ पीटीआई ने बहुत बड़ा मौका गवा दिया जब हमने जनरल बाजवा की स्कीम नहीं मानी। कमर चीमा ने इस पर कहा कि जनरल बाजवा कहते हैं कि उस वक्त ये फैसला हुआ था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब बलूचिस्तान आएंगे और इमरान खान मोहाली जाएंगे क्रिकेट मैच देखने के लिए और पीएम मोदी कराची में हाथ लहराएंगे तो चीजें बेहतर हो सकती है। फवाद चौधरी ने कहा, हाँ वो रानी का मंदिर है उधर। कमर चीमा ने कहा, मैं बलूचिस्तान के एक सीनेटर से मिला तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर तैयारियां शुरू हो गई थी। वो कहते हैं कि बाद में हमें पता चला कि यहाँ पर क्यों इतना पैसा लग रहा है, तो पता चला कि मोदी साहब को यहाँ पर आना है। फिर बात तो यही है कि सियासतदान अपने फायदे के लिए सब करते हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान को ऐसी पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए जो कॉमन पाकिस्तानी और कॉमन इंडियन को हर्ट करे, दुख पहुंचाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सरकार का इंडियन फिल्में बैन करने का फैसला गलत था, क्योंकि इससे पाकिस्तानी सिनेमा को नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं तो इंडियन फिल्में बंद करने के हक में नहीं हूं। मैंने 10 बार कहा कि अगर हम इंडियन फिल्में बंद करेंगे तो हम उल्टा अपना ही सिनेमा बंद कर देंगे, और हमने किया भी वही। इंडियन फिल्मों को बंद करके भारत को तो कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने अपना नुकसान करवा लिया। कुल मिलाकर दोस्तों, फवाद चौधरी भारत की पीएम नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करते नजर आए और साथ ही साथ कश्मीर मुद्दे और बलूचिस्तान आने को लेकर भी जवाब दिया। बाजवा की प्लानिंग बताई। दोस्तों, जब सरकार में कोई नेता रहता है उस वक्त चीजें खुलकर सामने नहीं आती, लेकिन जैसे ही उनकी सरकार किसी भी तरीके से गिर जाती है उसके बाद वो सारी रियलिटी, सारी पुरानी चीजें बताते हैं, जिनका अब धीरे धीरे खुलासा हो रहा है। वाकई में 2014 के बाद से, पीएम मोदी की गवर्नमेंट आने के बाद से भारत के चर्चे लेकिन हर जगह है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं तो सामने लाइक का बटन है, अभी तक लाइक नहीं दबाया है तो जरूर दबा दीजिएगा और कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी अवश्य कहिएगा। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर भारत पर आईएमएफ की रिपोर्ट देखकर शहबाज यूनुस ही नहीं, ट्रंप और जिनपिंग की भी उड़ जाएगी नींदें। 100% की हुई है ग्रोथ। दोस्तों, भारत की इकोनॉमी में पिछले 10 सालों में करीब 100% की ग्रोथ हुई है। इस साल के अंत तक भारत का ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट
प्रोडक्ट यानी जीडीपी 4.27 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी, जो इंडियन करेंसी में 3.6 लाख करोड़ रुपए बैठती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने यह भविष्यवाणी की है। रिपोर्ट में 2015 से अब तक 10 सालों का डेटा दिया गया है और बताया है कि किस तरह इंडियन इकोनॉमी सिर्फ 10 सालों में दुगनी हो गई है। जहां 2015 में भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों की लिस्ट में 10वें नंबर पर था और अब 5वें नंबर पर है। बहुत जल्द वो 4थे नंबर पर आ जाएगा और 3 सालों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगा। साल 2015 में भारतीय जीडीपी 1.8 लाख करोड़ रुपए थी। आईएमएफ ने कहा कि इस साल भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% रहने का अनुमान है, जो अर्थव्यवस्था के मजबूत और स्थिर विस्तार के संकेत देता है। बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनविस ने बताया कि एग्रीकल्चर बिजनेस में विस्तार, इन्वेस्टमेंट और रोजगार में बढ़ोतरी और बिजनेस के लिए मेक इन इंडिया, पीएलआई टैक्स रेजिम, एमएसएमई लोन जैसी सुविधाओं ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में मदद की है। बस आप लोग दोस्तों कमेंट में मेरा भारत महान लिखना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां देखते ही देखते समंदर में डूब गई 2300 टन की पनडुब्बी, 6 की मौके पर ही हुई मौत। दोस्तों मिस्र के करीब लाल सागर में डूबी टूरिस्ट सबमरीन। इजिप्ट के हरगड़ा शहर के पास रेड सी में एक टूरिस्ट पनडुब्बी डूबने से बड़ा हादसा हो गया। इस घटना में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 4 रूस के नागरिक और 2 इजिप्ट के थे, जबकि 14 लोग घायल हो गए। इनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के वक्त पनडुब्बी में करीब 40 यात्री सवार थे। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक गुरुवार सुबह यह दुर्घटना हुई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बचाव दल ने अब तक 29 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। घायलों को तुरंत पास के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। हालांकि अभी तक इस हादसे की वजह स्पष्ट हो नहीं पाई है। वहीं पर विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीकी खराबी, सुरक्षा मानकों की अनदेखी या समुद्र की प्रतिकूल परिस्थितियां इस दुर्घटना की वजह हो सकती हैं। साथ ही बता दें, अस्थिर सैन्य संबंध व सीमा मुद्दे का समाधान चाहता है चाइना। पीएलए भारतीय समकक्ष के साथ काम को हुए राजी। दोस्तों भारत और चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा से जुड़े सवालों पर एक ब्रीफिंग में सीनियर कर्नल वू कियान ने कहा कि चीनी सेना सीमा मुद्दे पर निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाधान को लागू करने के लिए भारतीय समकक्षों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। चीनी सेना अच्छे सैन्य रिश्ते रखने के सुंदर दृष्टिकोण में अपनी बुद्धि और शक्ति का योगदान देना चाहेगी। कर्नल वू कियान ने बृहस्पतिवार को कहा कि चीन भारत के साथ सैन्य संबंधों को सुधारने के साथ उन्हें मजबूत करने के भी इच्छुक है। चीन की सेना भी ड्रैगन और भारत के बीच सहयोग तथा सैन्य संबंध को सुदृढ़ बनाने में योगदान देना चाहेगी। दोनों देशों के बीच सहयोग हाल ही में चीन में एक बड़े प्रमुख विषय बन चुका है। दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दें, पाकिस्तान के नमक हरामी तो देखें, जिसने कर्ज दिया उसे ही कोस रहे हैं शहबाज शरीफ। आईएमएफ पर ही उगल दिया जहर। दोस्तों कंगाली की दहलीज पर खड़ा पाकिस्तान अब नमक हरामी पर उतर गया है। जिसने कंगाली से निकलने के लिए उसे कर्ज दिया, अब उसी को कोस रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ को जमकर भला बुरा कहा है। ये वही अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जिसके कर्ज के दम पर पाकिस्तान दिवालिया होने से कई बार बचा है। इसके बावजूद पाकिस्तान आईएमएफ का शुक्र अदा करने के बजाय उसे भला बुरा सुना रहा है। पीएम शहबाज की आईएमएफ को लेकर दिए गए बयान की जमकर आलोचना हो रही है। दोस्तों शहबाज शरीफ ने कहा है कि देश अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ कार्यक्रम के माध्यम से प्रगति नहीं करते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि पाकिस्तान को जिस स्थिरता की आवश्यकता है वो पहले ही हासिल हो चुकी है। इस्लामाबाद में डिजिटल यूथ हब के शुभारंभ समारोह में बोलते हुए शहबाज शरीफ ने ये बात कही। साथ ही साथ बता दें, अमेरिका ने भारत में रद्द किए 2000 वीजा अपॉइंटमेंट्स। भारतीय आवेदकों को दिया बड़ा झटका। दोस्तों भारत में अमेरिकी दूतावास ने लगभग 2000 वीजा अपॉइंटमेंट्स रद्द कर दिए हैं। दूतावास के मुताबिक ये अपॉइंटमेंट आधिकारिक नीतियों का उल्लंघन करते हुए बुक किए गए थे। ये कदम वीजा आवेदन प्रक्रिया में धोखाधड़ी से निपटने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। अमेरिकी दूतावास ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी करते हुए वीजा रद्द करने की जानकारी दी। अमेरिकी दूतावास ने बताया है कि ये अपॉइंटमेंट्स पोस्ट के जरिए किए गए थे और कहा है कि उन एजेंटों और फिक्सरों के लिए जीरो टॉलरेंस अपनाया जाता है जो शेड्यूलिंग नीतियों का उल्लंघन करते हैं। अमेरिकी दूतावास ने पोस्ट में लिखा है कि काउंसलर टीम जो है वो इंडिया में ऐसे बुरे लोगों की पहचान की है जिन्होंने लगभग 2000 वीजा अपॉइंटमेंट किए हैं जो हमारी शेड्यूलिंग नीतियों का उल्लंघन करते हैं। जैसा कि आप दोस्तों यूएस एम्बेसी इंडिया का ये ट्वीट भी देख पा रहे होंगे, जिसमें क्लियरली उन्होंने इंपोर्टेंट नोटिस लिख करके नोट जारी किया है। साथ ही साथ बता दें, इमिग्रेशन बिल लोकसभा में हुआ पास। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा भारत कोई धर्मशाला नहीं है। जी हाँ, आव्रजन और विदेशी नागरिकों से संबंधित विधेयक गुरुवार को लोकसभा में पारित हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि देश में अल्पसंख्यक समूह सबसे सुरक्षित है और सरकार ने शरणार्थियों को हमेशा सुरक्षा प्रदान किया है। अमित शाह जी ने इस बात पर जोर दिया है कि
कि आव्रजन राष्ट्रीय सुरक्षा से निकटता से जुड़ा हुआ है और देश की सीमाओं में प्रवेश करने वालों की निगरानी करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आव्रजन कोई अलग मुद्दा नहीं है, देश के कई मुद्दे इससे जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि देश की सीमाओं में कौन प्रवेश करता है। हम देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वालों पर भी कड़ी नजर रखेंगे। ये आप्रवास और विदेशियों विधेयक 2025 एक विधायी प्रस्ताव है जो हमारी प्रणाली को सरल बनाएगा, इसे व्यवस्थित और सुरक्षित भी बनाएगा। साथ ही साथ बता दें, जस्टिस वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। कैश कांड की जांच की मांग दोस्तों, जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। मामला जस्टिस अभय ओका और उज्जवल भुइयां की बेंच में लगा है। मुंबई के रहने वाले 4 याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि जज के घर पर बड़ी मात्रा में पैसा मिलना एक आपराधिक मामला है। इसके लिए 3 जजों की जांच कमेटी बनाने के बजाय पुलिस समेत दूसरी एजेंसियों को जांच के लिए कहना चाहिए था। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है दोस्तों, अवश्य लिखकर कमेंट में बताइएगा। साथ ही आपको बता दें, रियासी आतंकी हमले में शहीद बस कंडक्टर की बहन को मिला नियुक्ति पत्र, LG मनोज सिन्हा ने सौंपा है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने गुरुवार को रियासी आतंकवादी हमले में शहीद हुए अर्जुन शर्मा की बहन रेणु शर्मा को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र सौंपा है। आपको बता दें कि रियासी निवासी अर्जुन शर्मा तीर्थ यात्रियों को ले जा रही उस बस के कंडक्टर थे जिस पर 9 जून 2024 को आतंकवादियों ने हमला किया था। इस हमले में अर्जुन शर्मा शहीद हो गए थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से शहीद के परिवार को हर संभव सहायता और समर्थन देने का भी भरोसा जताया है। इससे पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने बस चालक की पत्नी को नियुक्ति पत्र सौंपा था। एक समारोह में रियासी के बस चालक विजय कुमार की पत्नी को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपा गया था। साथ ही साथ आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से लगातार दूसरे दिन महंगा हुआ गोल्ड, क्या फिर बनेगा विश्व रिकॉर्ड। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में गोल्ड की कीमत में लगातार दूसरे दिन फायदा हुआ, जिसकी वजह से सोना एक बार फिर से 91,000 रुपए के पार चला गया है। जानकारों की माने तो डोनाल्ड ट्रंप के ऑटो टैरिफ की वजह से निवेशकों में काफी डर का माहौल बन चुका है, जिसकी वजह से सोने की कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिला है। वहीं दूसरी ओर जियोपॉलिटिकल टेंशन भी देखने को मिल रही है, जिसका असर सोने की कीमतों में देखने को मिल रहा है। जानकारों की माने तो आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में इजाफे का सिलसिला इसी तरह से जारी रहा तो गोल्ड की कीमत एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ सकती है। दोस्तों, लगातार दूसरे दिन कितना इजाफा रहा उसकी प्राइस लिस्ट हमने स्क्रीन पर आपको दिखाया है। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक विदेशी बाजारों में मजबूत रुख के बीच गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत 365 रुपए बढ़कर 91,050 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। बाकी सारी जानकारियां आप देख ही पा रहे हैं और आगे भी कहीं ना कहीं गोल्ड के रेट बढ़ने के ही आसार हैं, संभावनाएं हैं। दोस्तों, जरूरी नहीं कि रेट्स बढ़ेंगे, लेकिन जो लगातार चलता हुआ आ रहा है उसको देखते हुए, उस पर अंदाजा मारते हुए यही समझ में आ रहा है कि रेट्स बढ़ ही सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, आपकी इस पर क्या है निजी राय, बताइएगा जरूर। साथ ही साथ दोस्तों, ये थी की सारी बड़ी खबरें। आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को जरूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगली खबर में। जय हिंद, जय भारत।